अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, कलर नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके आइंस या इनके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये अपनी सॉलिड स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के कलर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है बच्चों, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी और कलर नेचर ऑफ कंपाउंड। ओके, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ विजिबल रीजन, ठीक है, आइंस और, ठीक है, compounds of transition elements show different colors in solid state और, ठीक है, aqueous solution। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, कलर नेचर। बात समझ में आई अच्छी तरह से कि लाइट की प्रेजेंस में, विजिबल लाइट की प्रेजेंस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके आइंस या इनके कंपाउंड्स अपनी सॉलिड स्टेट में या अपनी एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में डिफरेंट कलर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को बोला गया है इनका कलर नेचर। देखो कुछ के आइंस के मैं कलर बताता हूँ, जैसे टाइटेनियम, ठीक है, 3+ जो आयन होता है, ये कैसा होता है बच्चों, पर्पल कलर का, ठीक है। ठीक इसी तरह से वेनेडियम 3+ जो होता है, ग्रीन कलर का होता है। ओके, वेनेडियम +2 जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। Mn जो 3+ है, आप देखोगे, ठीक है, ये भी वायलेट कलर का होता है। ठीक इसी तरह से Mn2+ जो होता है, ये पिंक कलर का होता है। ओके, Fe जो 3+ आयन होता है, ये येलो कलर का होता है। Fe2+ जो होता है, ये ग्रीन होता है। समझ गए बच्चों, ये है। ठीक इसी तरह से कोबाल्ट 3+ जो होता है, पिंक कलर का होता है। Ni2+ जो होता है, ओके, तो ये ग्रीन कलर का होता है। और अगर हम कॉपर 2+ देखें तो ब्लू कलर का होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे कलर्स हैं बच्चों, ठीक है। ठीक इसी तरह से Zn2+ का देखें तो ये कलरलेस है। ऐसे स्कैंडियम 3+ देखें तो कलरलेस है। समझ गए बच्चों। Cd देखें 2+ तो कलरलेस है। तो कुछ कलरलेस हैं, कुछ कलर्ड हैं। तो ये सब क्या रीज़न है। तो इस तरह से चाहे अब ये आयन किसी भी प्रकार का कंपाउंड बनाए बच्चों, ठीक है, वो कलर्ड होगा। और जो कलर ये आयन का दे रखा है, यही इनका क्या होगा बच्चों, कंपाउंड्स का कलर होगा। तो अब आता है कि इनके कलर नेचर का रीज़न क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं कि कलर, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, एक जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो मेटल आयन का डी ऑर्बिटल होता है, n-1 डी ऑर्बिटल, वो लिगेंड के इफेक्ट से दो अलग अलग एनर्जी लेवल के सेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और इनको बोलते हैं स्प्लिट ऑर्बिटल्स। ओके, इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो इस विजिबल लाइट की जो एनर्जी है उसके इक्वल या उससे कम होता है एनर्जी डिफरेंस का। तो ऐसे में जो लाइट है ना, वो एब्जॉर्व कर ली जाती है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, और जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में है वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं। और इस तरह से विजिबल लाइट का कोई ना कोई एक कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं, और इसी के कारण अब जो क्या बचती है लाइट, उसका कोई ना कोई कलर आता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और वही हमें
कॉम्प्लेक्स का या हम कहें मेटल आयन का या कंपाउंड का वो कलर हमें दिखता है। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो मैं अभी यहाँ बता दूं, ठीक है, कि कलर नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ गए बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। समझ गए बच्चों, किसके कारण होता है? डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन which is takes place between split, ठीक है, d orbitals of metal ion, इस तरह से। तो वो जो d ऑर्बिटल की इस तरह से आप देखोगे, जब हम CF2 को डिटेल में लेंगे तो वो इस तरह से जो d ऑर्बिटल होती है बच्चों, वो इस तरह से स्प्लिट हो जाती है, जैसे कि 2 ऑर्बिटल ऊपर बन गई, 3 नीचे बन गई। इनको बोलते हैं T2g और इनको बोलते हैं Eg। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है CFSE, जो विच इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही लाइट पड़ी, यहाँ आपने लाइट ली, तो ये है ऑर्बिटल, और इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है। कि हम ये कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरह से जंप करता है, और इसी को बोला जाता है क्या बच्चों? डी ट्रांजिशन, इस तरह से। और इसी ट्रांजिशन के कारण ही कलर आता है। तो ये हैं स्प्लिट ऑर्बिटल्स। अब ये क्यों स्प्लिट होते हैं हम इनको आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इसी डी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और कॉम्प्लेक्स जो है या उसका आयन है या उसका कंपाउंड है वो कलर दिखता है। तो ध्यान रखें कि एलिमेंट्स और आयन्स हैविंग, समझ गए बच्चों, D1 टू D9 कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ से कहाँ तक देखना है? कि ऐसे आयन कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके क्या D9 तक, ठीक है, कि एलिमेंट और आयन हैविंग D1 टू D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन आयनिक स्टेट ऑफ एनी ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए बच्चों कि किसी ऑक्सीडेशन नंबर वाली स्टेट में जो है, या जो आयनिक स्टेट होती है, गिव कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिकॉज डी ट्रांजिशन takes place in this oxidation state, in these oxidation states। समझ के बच्चों, the oxidation states, कि ऐसा कोई भी आयन जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक आएगा, ध्यान रखें, वो आयन उस स्टेट में अपना कोई ना कोई कलर शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम 3 प्लस D0, और ये बता दूं कि D0 D10, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट गिव एनी, नॉट गिव एनी color, because no डी transition possible in this state। समझ गए बच्चों कि अगर D0 है या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कलर नेचर शो नहीं करेगा, मीन्स वो कलरलेस रहेगा। तो उनमें क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम 3 प्लस, आप देखोगे 3D0, ठीक है, या टाइटेनियम 4 प्लस 3D0, जिंक 2 प्लस 3D0, समझ के बच्चों,
कैडमियम 2+, 4D0, ये सब क्या होंगे बच्चों? कलरलेस। ठीक है, तो इस तरह से ये। बट अगर हम ये कहें कि D1 से लेके, चाहे वो टाइटेनियम 3+ हो, चाहे D2 हो, चले जाओ, ठीक है, वेनेडियम 3+ हो, चाहे D3 में चले जाओ, समझ गए बच्चों, क्रोमियम 4+ हो, मतलब एनी स्टेट, यहाँ तक कि D9 तक, ठीक है, आयन क्या होगा बच्चों? आयन कलर्ड होगा। अभी आपने देखा कि ये जो अलग अलग आयन्स हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो आप, D1 से D9 के बीच में आएंगे तो ये कलर्ड होते हैं, जबकि जिंक, स्कैंडियम, ठीक है, कैडमियम, ये मैंने कलरलेस लिखे हैं क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो इनमें डी ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण ये अलग अलग कलर शो करते हैं। समझ गए बच्चों? और ये कलर ऐसा नहीं कि एक आयन का कलर सिर्फ एक ही रहेगा। कलर नेचर ऑफ कैटाइन या आयन जो है वो डिपेंड करता है लिगेंड की प्रेजेंस में, समझ गए बच्चों, आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके अलावा जो है कि लिगेंड का नेचर क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो वो तो हम अलग से दिखते हैं, पहले तो हम ये देखें। अब देखो बच्चों, एक एब्जॉर्ब कलर, ठीक है, एब्जॉर्ब कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलेशन देखते हैं कि अगर आयन कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका क्या जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो देखो इस तरह से देखना है आपको कि अगर कौन सा आयन या कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा एलिमेंट में तो क्या कलर आएगा, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। ओके, और इस एक को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर वॉयलेट कलर, समझ गए बच्चों, कौन सा कलर? वॉयलेट कलर अगर एब्जॉर्ब होगा, जिसकी रेंज होगी 300 से लेके और कहाँ तक 430 nm तक, तो ये कौन सा है? एब्जॉर्ब कलर। कौन सा बच्चों? एब्जॉर्ब कलर। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ये है, समझ गए बच्चों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा येलो, जो आएगा 560 से 580 nm का रीजन में। और ध्यान रखें कि अगर ये एब्जॉर्ब कलर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एब्जॉर्ब है तो ये अगर ये कलर येलो कलर एब्जॉर्ब होगा तो वॉयलेट कलर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। पहला समझ में आ गया। दूसरा होता है फिर क्या? ब्लू, ठीक है, कि ब्लू कलर की वेव का अगर एब्जॉर्प्शन होगा जो कि 400, ठीक है, 30 से लेके और कहाँ तक होगी 490 nm, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो होगा ऑरेंज, जो कि कहाँ से कहाँ तक आएगा? 580 से लेके, समझ के बच्चों, 650 nm का। फिर तीसरा कलर है बच्चों क्या? ग्रीन, ठीक है, जो कि 490 से लेके और 560 तक का nm का होगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है रेड, जो कि 650 से लेके और 800 nm का होगा। तो ध्यान रखें कि जो 300 से लेके 800 nm का जो रीजन है बच्चों, ये विजिबल रीजन है, ये है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब कलर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, और अगर वो एब्जॉर्ब कलर है येलो तो वॉयलेट। तो एक ऐसे डायग्राम से हम अच्छी तरह से और समझ सकते हैं कि ये इस तरह से ध्यान रखें कि ऐसे, समझ गए बच्चों, कि ये मैं ऐसा एक डायग्राम से बता दूं कि कौन सा रीजन में और क्या कलर याद रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है हमारा रेड कलर, ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है? रेड, या मैं इसको ऐसे सिर्फ नेम भर लिख दूं कि यहाँ पर है हमारा क्या? रेड कलर, समझ गए बच्चों। तो अगर ये रेड कलर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ आएगा और ये कौन सा होगा? ग्रीन। बात समझ गए ना? फिर और देखो, अगर हम ये कहें कि ये एक कौन सा कलर है? वॉयलेट कलर, इस तरह से, तो इसका जो दूसरा कलर होगा वो ऑरेंज कलर ऐसे होगा,
इस तरह से। तो वायलेट में क्या आएगा बच्चों? ऑरेंज कलर। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास ब्लू कलर है तो इस तरह से रेड, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पे आएगा बच्चों वायलेट कलर। ध्यान से सुने कि यहाँ पर हो गया रेड, यहाँ से ले लें, है ना, कि हम यहाँ पर लें वायोलेट, तो यहाँ पर आएगा इसका ऑरेंज कलर। मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि यहाँ पर वायलेट, तो यहाँ पर है ऑरेंज। ओहो, ऐसे ले लूँ, इसके कलर से मैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऐसे देखें कि यहाँ पर हम कलर भर के देखते हैं, ठीक है, कि ये है कौन सा? वायलेट। वायलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर दिखेगा? ऑरेंज, ठीक है। यहाँ रेड है तो यहाँ ग्रीन है, और देखो, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पर ब्लू कलर रखा है, कौन सा है? ब्लू, तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आएगा बच्चों? देखो, रेड का ग्रीन, वॉयलेट का येलो, सॉरी गलत लिखता हूँ ना मैं, 2 मिनट को बच्चों अच्छे से समझा देता हूँ, ये कलर के चक्कर में मैं और सारी गड़बड़ कर दी। एक बार समझो आप, ऐसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, इतना लंबा गड़बड़ हो रही है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर है रेड, ठीक है, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है बच्चों क्या? ग्रीन। फिर ठीक है, यहाँ है वायलेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो। और अगर ये है ब्लू, तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ऑरेंज। और यहाँ मिला लो आप, ठीक है। इस तरह से मुंसल डायग्राम कि अगर ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू, येलो होगा तो वायलेट, वायलेट है तो येलो, ये इस तरह से एक साइकिल है, समझ गए ना। तो इस साइकिल से आप दोनों कलर पहचान सकते हो। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है और कौन सा उसका कलर आएगा। तो समझ गए बच्चों आप अच्छी तरह से, इस तरह से। अब मैं कुछ और पॉइंट्स बता दूं, ठीक है। जैसे आप देखोगे K2Cr2O7, KMnO4, समझ गए बच्चों, K2CrO4, CrO3, Mn2O7, अगर ये कलर्ड हैं और कलर्ड, ठीक है, भले इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन कलर, तो ड्यू टू इसका रीजन देना है आपको चार्ज ट्रांसफर, कौन सा? ट्रांजिशन। तो इनका रीजन है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, मींस इनके जो लिगेंड्स जुड़े हैं या कहें जो एनाइन जुड़े हैं, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन लाइट की प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल एटम है, मींस जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करता है और इसमें भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, समझ गए ना। तो इसका रीजन ये है कि इनमें कौन सा ट्रांजिशन होता है बच्चों? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक इसी तरह से Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, इसका भी कलर जो है, कलर ड्यू टू, ठीक है, इसमें भी क्या होता है? चार्ज ट्रांजिशन, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, इसके कारण ही कलर है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, ठीक इसी तरह से हम आते हैं कि जो AgBr है, ठीक है, AgI है, Ag2S है, AgCN है, ठीक है, इनका जो कलर है, कलर ड्यू टू, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर, क्या ध्यान रखना है? कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखें कि कोवैलेंट कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर, ठीक है बच्चों, 80% से ज़्यादा है, तो जो कंपाउंड होगा विल बी कलर्ड, ये ध्यान रखना है, समझ गए ना। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनके कलर नेचर होने का रीजन बताएं।
तो इस तरह से इनमें कलर आता है। तो कई इनकी थ्योरीज है, हमें ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना। बस अगर इनका पूछे कलर की D0 होने के बाद भी कलर क्यों है, तो आप इसको बताना है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। AGB और AGI तो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर। बाकी जिनके कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक हैं उनका कलर रीजन है तो DD ट्रांजिशन। समझ गए बच्चों? इस तरह से हमें क्या करना है, कलर बताना है। तो ये है, जैसे मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन इसी तरह से होता है कि ये लिखा है CO, ठीक है, NH3 होल 4 Cl2 ये है और +1, ठीक है। ये कह रहा है कि एब्जॉर्ब्ड कौन सी वेवलेंथ जो 80 nm, तो व्हाट विल इट्स कलर, कि इसका कलर क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 680 nm, ये nm का, अब ये रीजन देखो आप, 68 nm का जो रीजन है, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है, तो 680 का रीजन कहाँ पे आ रहा है बच्चों, रेड रीजन है। ये क्या है, रेड रीजन। तो सोचो आप कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, समझ गए बच्चों कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। तो रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, आप अच्छे से देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेड अगर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखेगा बच्चों, ग्रीन। क्या दिखेगा, ग्रीन। तो इस तरह से अब ये कलर ग्रीन दिखेगा। अब मैं कहूँ कि जैसे कॉपर सल्फेट है बच्चों, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर देता है, कॉपर सल्फेट का मतलब हाइड्रेटेड स्टेट में इंटू 5H2, ओहो, इंटू 5H2, ठीक है। ये कैसा होता है, ब्लू कलर का, ठीक है, कि ब्लू कलर देता है। तो इसका एब्जॉर्ब कलर क्या रहा होगा, ठीक है। तो ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख लो आप यहाँ पर कि अगर आपके पास ब्लू है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या रहा होगा, ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑरेंज वेवलेंथ, जो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ है उसका जो है कलर मिलेगा ये। तो इस तरह से हमें अगर एक कलर पता है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता है तो उसका एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब कलर बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये होगा कि आपको कोई भी मेटा लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका बताएं कलर्ड है या कलरलेस है, तो इनके भी कलर आपको और बताने हैं। और भी मैं बता दूं कि जैसे Cu2I2, ठीक है, ये भी कलर्ड है, आपने देखा होगा Cu, ठीक है, और Cu ये होता है CuCH3, तो ये इसका कलर, ठीक है बच्चों, तो ये भी एक कलर्ड कंपाउंड है, कलर्ड, ठीक है। ठीक इसी तरह से K3CuCN होल 4 ये भी कलर्ड होता है। तो इन सब का कलर रीजन होने का क्या रीजन है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए। तो इतना याद रखना है हमारा कलर नेचर के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और देखेंगे, कलर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हो, ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर है आपको अच्छी तरह से ना। अब मैं आता हूँ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, और वो है हमारा इसमें क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं अब हम, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो आइंस हैं, कैटाइंस, कॉम्प्लेक्स तो आप जानते हैं कि जो कैटाइंस ये होते हैं, कैटाइंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन, समझ के बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
विद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल K4, ठीक है, FeCN होल 6 CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है, K2 PtCl होल 6 या K2HgI4, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो पूछा जाता है कि ये क्यों बनाते हैं। समझ गए ना कि डी ब्लॉक में एक कॉम्प्लेक्स बनाने की एक टेंडेंसी होती है, तो उसका क्या रीज़न है। तो ध्यान रखें, इसका रीज़न अगर आपसे पूछा गया है, कोई भी कंपटीशन में पूछ लेता है कि इसका क्या रीज़न है, ठीक है, तो एक तो है स्मॉल, ठीक है, साइज ऑफ मेटालाइन, ठीक है, सबसे मेन फैक्टर है बच्चों स्मॉल साइज, जो कि लिगेंड को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है, ठीक है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, ओके, एक तो हाई न्यूक्लियर चार्ज है। तीसरा होता है कि इसमें है नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन मेटालाइन, ठीक है, एक तो ये है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ओके। तो एंड फोर्थ है हाई चार्ज डेंसिटी इन कैटाइन। ये चार फैक्टर मिलके ही इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक्साइटेड करते हैं। और यही रीज़न है कि हम देखते हैं कि इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में काफ़ी बड़े कैटाइंस होते हैं और उनमें इस तरह की टेंडेंसी कम होती है। तो इनमें सबसे मेन फैक्टर स्मॉल साइज और वीकेंट डी ऑर्बिटल, इसी के कारण ही ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिगेंड को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपने साथ बॉन्डेड करके और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये है इसका रीजन, समझ गए ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, इनकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। तो देखोगे आप कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है, और एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन डिफरेंट केमिकल, ठीक है, प्रोसेस। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट बता दूं। जैसे आपने देखा होगा N2+3H2, ठीक है बच्चों, गिब्स यहाँ पर जो है कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 2NH3, तो आप देखोगे F ही यहाँ पर क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। और MO जो होता है कैटालाइटिक प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर, ठीक है। और भी देखो, जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं NO का, ठीक है, कि NO+O2, तो इस तरह से NO2 2NO2 बन जाता है। तो यहाँ पर PT का यूज़ होता है। देखो ये है हैबर प्रोसेस, समझ गए बच्चों, किसमें, हैबर प्रोसेस। ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, किसमें, ये है मैन्युफैक्चर। किसका मैन्युफैक्चर होता है बच्चों, ये मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया NH3। तो ये मैन्युफैक्चर, ठीक है, ऑफ नाइट्रिक एसिड में जो है, सॉरी, किस में होता है प्रोसेस, ये है, ठीक है, HNO3 मैन्युफैक्चरिंग में ये है, ठीक है। और भी देखो कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे 2SO2+O2, है ना, और यहाँ यूज़ होता है V2O5 का 2SO3। तो ये है, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस,
सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ठीक इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये N, ठीक है, और TiCl4 प्लस AlC2H5 होल थ्राइस, ठीक है, ये है जीगलर नाटा कैटालिस्ट। तो आपने देखा होगा कि इसमें एक पॉलीथीन बनता है जिसको बोलते हैं HDPE, हायर डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज़ होता है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा हाइड्रोजनेशन होता है प्लस H2। यहाँ पर किसका यूज़ होता है? PH होल थ्राइस P, ठीक है, फिर होल थ्राइस RHCl, ये होता है विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट। ये है जिसमें होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है ये। ओके, तो इसी तरह से और भी देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और इसमें PdCl2 का यूज़ होता है, CH3 CHO बनता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़, ठीक है, और प्लस HCl। तो ये कौन सी है? वेकर प्रोसेस, ये है इस तरह से, है ना। ठीक इसी तरह से KClO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है और उससे ऑक्सीजन बनाई जाती है KClO3, तो यहाँ पर यूज़ होता है MnO2, तो 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पर ये कैटालिस्ट है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं बच्चों कैटालिस्ट की। ठीक इसी तरह से हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जब होती है और H2, तो यहाँ निकल कैटालिस्ट या PT या PD इनका यूज़ होता है और CH3 बनता है। तो ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है। अब आता है कि ये क्यों करते हैं, कि रीज़न क्या है इसका। ठीक है बच्चों, तो इसका रीज़न देखो, पहला होता है इसमें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझ गए बच्चों? जैसे आप देखोगे कि SO2 और प्लस O2 ये मिलके क्या बनता है बच्चों? SO3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो V2O5 कैटालिस्ट यूज होता है। अब डायरेक्ट देखो इसकी, अगर आप मैकेनिज्म में जाओगे तो यहाँ पर जो SO2 है, पहले ये V2O5 इसके पास आता है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और ये इसको SO3 में चेंज करता है और V2O4, तो यहाँ क्या हो जाता है 4+, और फिर क्या होता है V2, तो अब 5 से कितने में आ गया 4+ में, और फिर ये O2 को एक्सेप्ट करके फिर से चेंज हो जाता है V2O5। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि वेनेडियम जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट का कन्वर्जन करके मल्टीपल स्टेट का यूज करके और इस तरह से कैटालिटिक नेचर शो करता है। और दूसरा होता है बच्चों, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स। किसके कारण बच्चों? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें देखें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, विच आर यूज्ड, ठीक है, यूज्ड फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो या हम ये कहें कि मॉलिक्यूल लिख तो दिया हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल। दस हम ये कह सकते हैं कि दस जो मेटल है, मेटल आयन, ठीक है, एक्ट एज एडजॉर्वेंट इन रिएक्शन। और इसी एडजॉर्वेंट के कारण, मतलब जैसे हम ये कहें कि ये निकल है और यहाँ पर आपने H2 का यूज़ किया, तो ये निकल जो है Ni, ये कैटालिस्ट है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये इस तरह से क्या करता है, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करता है। और फिर अगर यहाँ पर CH2 आ गया तो तुरंत इन पर अटैक करा देता है और एक सिन एडिशन करा के इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो है फिर से कैटालिस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाता है, ये फ्री कैटालिस्ट। तो दो प्रकार से इस तरह से हम कहें कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एक तो अपनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन यूज स्टेट का यूज़ करके और किसका वर्क करते हैं, कैटालिस्ट का, और दूसरा है कि अपनी ये विकेंट डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनकी जो एडजॉर्प्शन बैलेंसीज होती हैं उनके कारण ये जो है एडजॉर्बेंट की तरह वर्क करते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। और देखो तीसरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एलॉय फॉर्मेशन। तो आप देखोगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर फॉर्म्ड solid homogeneous solution which is called alloy। समझ गए बच्चों, जो क्या कहलाता है एलॉय। अब आता है कि ये एलॉय क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो रीज़न इसका देखो कि इसका रीज़न फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं, इसका रीज़न क्या है। समझ गए बच्चों कि इसका हमें अच्छी तरह से रीज़न एक्सप्लेन करना है कि ये एलिमेंट किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कि जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी का आपने रीज़न देखा, सॉरी यहाँ पर रीज़न गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ इसका रीज़न हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये है। तो देखो रीज़न क्या है, पहला ये होता है कि जो एटॉमिक साइजेस हैं बच्चों, साइजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ गए बच्चों कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटॉमिक साइज हैं वो क्या होती हैं कि और सिमिलर, ये है मतलब इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है बच्चों, एटॉमिक रेडियाई जो होती है आप देखोगे तो वो लगभग 15% की रेंज में ही होती है वेरिएशन। मतलब इनकी जो एटॉमिक रेडियाई वेरिएशन है वो लगभग कितना होता है 50% का। तो इनकी साइज इतनी ज़्यादा सिमिलर सी है कि बहुत इजी गोइंग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। देयरफॉर, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स easily, ठीक है, fitted in lattice point, ठीक है बच्चों, lattice point of parent matter, ये है। तो इतनी आसानी से एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज बिल्कुल लगभग सिमिलर सी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दूं जिनमें क्वेश्चन बनता रहता है बच्चों, जैसे जर्मन सिल्वर हो गया, कौन सा हो गया, जर्मन सिल्वर, लगभग 25 से 30% तक तो इसमें होता है कॉपर, समझ गए बच्चों, 40 से और लगभग 50% तक होता है निकल, और 25 से 30% तक का जो होता है इसमें होता है जिंक। ध्यान रखें ये एक ऐसा मेटल है कि नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है, जर्कन याद रखें, जर मतलब जेड है, कर मतलब कॉपर और निकल, इस तरह से, ठीक है। दूसरा होता है बेल मेटल, घंटा जो धातु है बच्चों, बेल मेटल, इसमें 80% तो कॉपर होता है और 20% जो है बच्चों वो क्या होता है, Sn। फिर है गन मेटल, क्या होता है, गन मेटल। गन मेटल में देखोगे कि 80% तो कॉपर है बच्चों, 10% Sn है और इसके अलावा जो बाकी बचा 10% करीब वो किसका होता है, जिंक का, इस तरह से, ठीक है, गन मेटल का हो गया। ठीक इसी तरह से ब्रास
तो ब्रास में आप देखोगे 60% तो कॉपर है प्लस 40% क्या होता है बच्चों, जिंक। एक होता है ब्रॉन्ज, समझ गए ना। तो ब्रॉन्ज में जाओगे तो कॉपर जो है वो है 75% प्लस एसएन जो है वो है 25%। ब्रॉन्ज जो होता है कांसा जिसे आप बोलते हैं, ये है। ठीक है, ठीक इसी तरह से रोल्ड गोल्ड होता है एक, ये है रोल्ड गोल्ड। ठीक है, तो इसमें कॉपर होता है 95% प्लस एल्यूमिनियम होता है बच्चों 5% इसी। ठीक है, इसके अलावा सोल्जर धातु है या सोल्डर, तो सोल्डर में जो होता है पीबी कितना होता है 50 से 70%, एसएन 30 से 50%। हालांकि ये तो उसका हो गया पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, और एक लास्ट और बता देता हूँ, और ये है स्टेनलेस स्टील। समझ गए, स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो है एफ ई जो होता है 89.4%, क्रोमियम 10%, एम एन जो होता है 0.35%, और लगभग कार्बन जो होता है 0.25%। ध्यान रखें यही एक ऐसा एलॉय है बच्चों जिसमें नॉन मेटेलिक एलिमेंट का यूज हुआ है। तो इस तरह से तो आप समझ गए होंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एलॉय क्यों बनाते हैं। तो इसका रीज़न अच्छी तरह से समझें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं सिमिलर साइज के हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में बहुत इजी फिट बैठ जाते हैं, जिसके कारण ही ये डिफरेंट टाइप के होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। और यही रीज़न है कि ये क्या शो करते हैं बच्चों, एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। एक प्रॉपर्टी लास्ट और बची है, और वो है बच्चों क्या, वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। क्या है ये, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इस तरह से तो ये होते क्या हैं, पहली बात तो ये देखते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, जो यहाँ पर ध्यान रखें कि स्मॉल नॉन मेटालिक, समझ गए बच्चों, मेटालिक एलिमेंट्स, non-metallic elements like as hydrogen, boron, carbon and nitrogen are able, ठीक है समझ गए बच्चों, able to occupy interstitial, ठीक है, interstitial void of, ठीक है, metallic crystal lattice metallic crystal lattice of d block elements and form homogeneous solid solution। समझ गए बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, कि जो ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनकी जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होती हैं, उन वॉइड्स में ये खुद अंदर ट्रैप हो जाते हैं बच्चों, और इस तरह से एक प्रकार का होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे बोला गया है क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखो इनके कैरेक्टर्स बता दूं मैं, और उसी में एग्जांपल ले लूंगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इन्हीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 कि दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों, ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स मींस कंपाउंड फॉर्मेशन not takes place according to normal valency ratio।
मतलब इसमें कोई ऐसा बैलेंसी रेशियो में कंपाउंड्स नहीं बनते, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, TiC, ठीक है, Mn4n, ठीक इसी तरह से BH 0.56, ठीक है, TiH 1.7 etc, इस तरह से। मतलब इनमें कोई फिक्स बैलेंसी रेशियो में एलिमेंट नहीं जुड़े होते हैं। समझ गए बच्चों? ये एक क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ हैं, कोई फिक्स रेशियो में नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जो इस एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट विद स्मॉल एटॉमिक साइज प्रेजेंट इन void इन एटॉमिक स्टेट, ध्यान रखें कि अपनी एटॉमिक स्टेट में रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज केमिकली नहीं आता। नेक्स्ट है कि दीज कंपाउंड्स और वेरी हार्ड, ब्रिटल, समझ गए बच्चों, केमिकली इनर्ट एंड हैविंग मेटालिक लस्टर। समझ गए ना, इनमें एक मेटालिक लस्टर होती है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, दे हैव वेरी हाई melting point, boiling point than parent metal। parent metal से कहीं ज़्यादा इनके melting और boiling point होते हैं। फिफ्थ है कि they retain metallic, electrical and thermal कंडक्टेंस। समझ गए बच्चों, जैसी मेटल की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टेंस होती है वही ये रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेटालिक क्रिस्टल है बच्चों, ऐसे, ठीक है, तो इनमें यहाँ इस तरह से बीच बीच में भर जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यूं। तो ये यहाँ पर मान लो कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, बोराइड हो गए, कार्बाइड हो गए, समझ गए ना, और जो है नाइट्राइड हो गए। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बच्चों देखोगे कि जो स्टेनलेस स्टील है ना, ये इसी तरह का आयरन कार्बाइड है। ये भी एक क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनको हीट कर दिया जाए तो जो एलिमेंट है ना वो गैसियस स्टेट में निकल के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाता है। मीन्स वो कोई केमिकली रिएक्ट नहीं होता, वो केवल मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में है। तो इस तरह से ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ये था कुल मिला के डी ब्लॉक के एलिमेंट की कुछ नॉर्मल जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो लेंगे और वो होगा हमारा